प्यारे विद्यार्थियों, आज देख रहे हैं हम अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023 का हिंदी का प्रश्न पत्र। तो चलिए इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको पता है कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपके खंड अ में आते हैं, चाहे आपका वार्षिक परीक्षा हो या फिर अर्धवार्षिक परीक्षा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला पूछा गया है, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। तो मुंशी सदा सुखलाल की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुख सागर। ठीक है, सुखलाल के हिसाब से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुखलाल लिखा है, तो ये सुख सागर जो है इन्होंने अपना दिया था एक रचना, और जिसको इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। तो वो रचना का नाम है नासी केतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान जो है इनकी रचना है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वार्षिक में भी पूछे जाते हैं और अर्धवार्षिक में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इन प्रश्न पत्रों को पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपके अगर अर्धवार्षिक कई जिलों में हो चुके हैं तो आप ना पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ते तो बाद में आपको थोड़ी सी मुश्किलात होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल अलग ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार का नाम पूछा गया। कौन से हैं उपन्यासकार, उनका नाम पूछा गया। कौन से युग के? शुक्ल युग के। तो शुक्ल युग के जो उपन्यासकार हैं उनका नाम पूछा गया है, और वो है मुंशी प्रेमचंद। उपन्यासकार माने जाते हैं शुक्ल युग के। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक थे। आलोचक मतलब कि किसी चीज की निंदा करते थे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो वो कौन से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये जो है आपके आलोचक थे। बाकी प्रेमचंद जो है ये आपके आलोचक नहीं थे, ये आपके कथाकार नायककार थे। और रामचंद्र शुक्ल ये भी नहीं थे। ध्यान रखना है आपको, बालकृष्ण भट्ट भी इसमें नहीं आते हैं। निम्न में से प्रमुख नाट्य लेखक हैं। नाट्य यानी कि नाटक लेखक जो है वो कौन से हैं प्रमुख, वो माने जाते हैं, वो आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो नाटक लिखने वाले, देखिए प्रेमचंद जो है ये साहित्यकार हैं। ठीक है, साहित्यकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त भी कवि हैं और प्रेमचंद साहित्यकार हैं। नाटककार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो है छठा क्वेश्चन देखिए, दोहा किस छंद का विपरीत छंद है? विपरीत पूछा जाए या विलोम पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, या उल्टा पूछा जाए तो दोहा किस छंद का विपरीत या उल्टा या विलोम छंद है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सरोठा का। सरोठा का विपरीत जो है वो कौन सा होता है? दोहा होता है। त्यागपत्र रचना है। त्यागपत्र किसकी रचना है भैया? तो त्यागपत्र की रचना जो बहुत ही अच्छा ये काव्य है, आप इसको पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। त्यागपत्र जो रचना है ये, इस रचना को पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। और इसको लिखने वाले थे, जिनका नाम था, उनका नाम था जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चंद्रकांता रचना है। चंद्रकांता किसने लिखी? आप सभी ने मैक्सिमम लोगों ने ये देख रखा होगा, चंद्रकांता। चंद्रकांता सीरियल भी आता था। चंद्रकांता के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही समझ लिया बच्चों ने। देखो बहुत सारे बच्चे ना बहुत पहले समझ जाते हैं। चंद्रकांता के रचनाकार जो है वो देवकी नंदन खत्री हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम मौलिक एकांकी। प्रथम मौलिक, ध्यान रखना, प्रथम मौलिक एकांकी कौन सी है या प्रथम एकांकी कौन सी है? तो वो है आपका एक घूंट। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया है उसकी बात करते हैं। 10वां पूछा गया है, समालोचना सम्राट कहा जाता है। समालोचना सम्राट जो है वो कौन से यहाँ पर जो कवि हैं या लेखक हैं उनको कहा जाता है? तो समालोचना सम्राट जो है उनका मुकुट जो धारण किया था वो थे हमारे शुक्ल जी। तो रामचंद्र शुक्ल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जहां उपमय में उपमान का भेद, ध्यान रखना, भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो, वहां कौन सा अलंकार आता है? तो जहां पे भेद रहित अलंकार हो यानी कि भेद नहीं किया जाए तो वो कौन सा आपका अलंकार आ जाता है? वो आ जाता है रूपक। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में पूछा गया, दशानन में समास है। दशानन में बहुब्रीहि समास है, सभी को अच्छी तरह से पता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, रामः पठति में लकार है। पठति में आपको लकार बनाना है या बताना है। राम है
या स है उससे कोई लेने देने नहीं, आपका पठती देखना है। पठती आपको याद आ गया होगा, यस लट लकार है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है 13वें नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो है अनूठा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुपम मतलब अनूठा, ठीक है। अनूठा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कर्म का तद्भव शब्द आपको बताना है। कर्म का कर्म जो है तत्सम है और इसका तद्भव जो हो जाएगा वो काम हो जाएगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे फिर से करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, यहाँ पूछा गया मात्राज्ञः में संधि है। मात्राज्ञः में संधि कौन सी है? तो बिल्कुल सही समझा आपने, यण संधि। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हिमालय की पुकार रचना है, किसकी रचना है हिमालय की पुकार? आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा जयप्रकाश भारती। बिल्कुल सही आंसर हमारा आ जाएगा जयप्रकाश भारती। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। कामयानी में सर्ग हैं, कामयानी में कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है। और मैं अभी बता दूं आपको, सेट्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 7 सेट आते हैं, ये ध्यान रखना है। हमेशा बताता रहता हूँ हर वीडियो में, ताकि जो बच्चे नए हैं, नई कक्षा में जुड़े हैं, 9वीं से 10वीं में आए हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि आपके 7 सेट आते हैं। मतलब किस जिले में कौन सा सेट आएगा आपको पता नहीं है, और वहाँ पे एमसीक्यू बिल्कुल मैच नहीं करेंगे आपके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जो सेट देते हैं इनमें से सारे प्रश्न आते हैं मैक्सिमम, मैं बताऊंगा मैक्सिमम कितने, 100% सेट्स में क्वेश्चन आते हैं हम जो सेट्स देते हैं। अगर ये 7 सेट्स केवल पढ़ते तो आपको कोई भी कुंजी गाइड या फिर कोई भी सीरीज़, जैसे कि आपका विद्या है या अरिहंत है, बहुत सारे सीरीज़ निकलते हैं आपके, तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप ये 7 सेट पढ़ लेते हैं, जिसमें से हमने एक एक सेट डाल दिया है। सेट नंबर 1 जो हमने डाला था वो था एसएसटी का, और सेट नंबर 1 ये एसएसटी का आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, समय रहते पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बाद सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 इस तरह से आते रहेंगे, तो ये वीडियोस जो हैं आपको फिर मिल नहीं पाएंगे। आपको प्लेलिस्ट देखना आता है तो आप इनको सर्च कर सकते हैं आसानी से। और दूसरा जो सेट डाला था, यानी कि सेट नंबर 1 जो है उसको हमने डाला था साइंस का, तो साइंस का सेट नंबर 1 हमने डाल दिया है। तो अभी तक 2 हमने सेट्स करवा दिए हैं आपके वार्षिक परीक्षाओं के। कौन से हैं ये? वार्षिक परीक्षाओं के सेट्स हैं, तो इनको ध्यान रखना है। और ये सेट्स आते हैं टोटल 7, 7 पढ़ते हैं, 7 केवल सेट पढ़िए, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे अभी ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं तो ऐसा ही 7 प्रश्न पत्र आपको देखने हैं, यानी कि आप 7 प्रश्न पत्र देखते हैं तो आपका रिजल्ट जो है वो कितना मूव हो जाएगा, 100% के आसपास मूव हो जाएगा। तो अगर आप 100% चाहते हैं आसानी से गेन करना, हर विषय की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदी की विषय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसएसटी की बात कर रहा हूँ, संस्कृत की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, तो इनको सभी को हम करेंगे। इंग्लिश तो इंक्लूडेड रहेगा ही रहेगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा है कामयानी में सर्ग कितने हैं, तो कामयानी में सर्ग जो आपसे पूछा गया वो कितने हैं, 15 हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए ममता किसकी पुत्री है, तो ममता जो है विधवा पुत्री है, किसकी है, चूड़ामणि की, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया मंझन किस युग के कवि हैं। मंझन जो है ये भक्ति काल के कवि हैं। इनकी जितने भी कवि इन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं मैक्सिमम जो है भक्ति रूप में प्रकट हुआ है, ईश्वर को बहुत ज़्यादा इन्होंने याद किया है, तो यहाँ पे भक्ति काल जो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। ये वाला मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, मॉडल पेपर में दे चुका हूँ, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको याद दिला दूँ कि 2021 के प्रश्न पत्र को पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ से। आने वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 2021 का मॉडल पेपर पढ़ लेना सबसे पहली बात। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो ना देखें ना सुने, आगे भाग जाए। 2021 के बाद 2022 का भी मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करवाया, और कंप्लीट सोल्यूशन किसी इसी चैनल में मिलता है, मतलब पूरा लिखित सोल्यूशन, कि उसमें कौन सी चीज़ आपको लिखनी है, कितने सद्भाव से लिखनी है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, कितना कम से कम लिखना है। और उसके बाद 2023 का मॉडल पेपर भी मैंने सॉल्व करवा दिया है आपको। तो ये 2021, 22 और 23 ये सारे मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं, और इनमें से मैं बता देता हूँ आपको, 70% रिजल्ट जो है आप गेन करेंगे। 70% रिजल्ट जो है आपका कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। 30% के लिए, मात्र जो 30% बचा है उसके लिए मैं सेट्स दे रहा हूँ, जो कि मैंने बताया आपको 7 सेट देने वाला हूँ। वहाँ से आएंगे 30% प्रश्न, और बाकी प्रश्न आएंगे इस जगह से, कहाँ से,
21 से, 22 से और 23 से, ये जो मॉडल पेपर्स हैं ना, इनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। 2024 का प्रश्न पत्र आने वाला है और उसको भी मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी मॉडल सेट्स आपके आने वाले हैं। ये मॉडल सेट्स जो हैं आने वाले समय में आपको उपलब्ध कराए दिए जाएंगे पीडीएफ के साथ में, तो आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया, मैंने बता दिया था। और ये वाला जो है ना, आपको जैसे ये सेट्स पढ़ेंगे इसका आंसर इसमें मिल जाएगा। यहाँ पे वही क्वेश्चंस होते हैं कि संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। साथ ही साथ जो है एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इस पैराग्राफ से आंसर दे दें कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो मित्र का कर्तव्य यहाँ पे पहली लाइन पे ही आपने देखा होगा कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य यानी अपनी सामर्थ्य से बाहर काम करके जाओ तो तुम्हें सफलता मिलेगी। यही जो है मित्र का एक कर्तव्य होता है। तो इस तरह से आप आंसर्स लिख सकते हैं। इसी में अथवा पार्ट भी आता है। ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको पहला नहीं आया तो आप भूल जाओ या गलत कर दो, नहीं। पहले पहले आप जो अथवा ज़रूर देखो, अथवा मिलेगा आपको, हमेशा अथवा मिलेगा, ठीक है। तो अथवा मिलेगा, तो अथवा में देख लो हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर आधारित है, ये वाला भी है। तो ये वाला आप देख लेंगे तो ये भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें भी वही उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संदर्भ लिखिए, व्याख्या कीजिए अंश की, और उसके बाद में जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश से ही पूछा जाता है। जो आपको गद्य दिया गया इसी में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर बनेगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर बनेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस नहीं की तो क्या हो जाएगा, मैन परफेक्ट नहीं होगा, मैन नॉट बी परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परफेक्शन चाहिए आपको। अगर परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन में अगर बात करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ज़्यादा समय नहीं है, आपको मात्र 3 से 4 महीने का प्रैक्टिस करना है। 3 से 4 महीने कौन से, अक्टूबर आपका चल ही रहा है, ठीक है, नवंबर आ रहा है आपका, इसके बाद दिसंबर आ जाएगा। इन सब में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि आपकी छुट्टियाँ ज़्यादा पड़ने वाली हैं। उसके बाद आएगा जनवरी, ठीक है। जनवरी के बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने इन 4 महीने मैंने बताए, इस महीनों में जो जो आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फरवरी में आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो कि अभी तक डिटेल्ड वीडियोस कई बार आ चुकी है आपके सामने, तो आपने देख लिया होगा। फरवरी में आपके एग्ज़ाम को शुरुआत करने की संभावना मैक्सिमम है, मैक्सिमम चांसेस है कि फरवरी में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिर भी अगर आप थोड़ा सा सोचते हैं तो फरवरी लास्ट में जाएगा या मार्च स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 4 महीने आप निकालते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा 100% परिणाम लेने के लिए। अगला जो है, यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। पहले आपको गद्यांश दिया था, यानी कि यहाँ पे कहानी दी गई थी। अब जो है आपको कविता दी गई है, तो कविता है आपका, और इनके आधार पर क्या करना है आपको, इनका ससंदर्भ व्याख्या करना है कि कौन से पाठ्य पुस्तक से ली गई है, कौन इसके कवि हैं, और यहाँ पर इन लाइनों के द्वारा क्या उत्पत्ति की गई है, यानी कि क्या बताया गया है। बस इतना ही बताना है आपको। तो दोनों अथवा में से कोई भी आपको जो समझ में आता है उसको कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर संस्कृत का जो आपका आता है, इसमें संस्कृत में भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, वो भी हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आपको बताना है कि ये हिंदी में क्या कहना चाहता है इस पूरे अर्थ को। तो यहाँ पर आप दोनों में से ही बता सकते हैं। इसके बाद आता है आपका आपका जो खंड काव्य है, उसमें कोई प्रमुख पात्र आपको याद है तो उसका चरित्र चित्रण करिए, ये आपको पूछा गया है। या फिर खंड काव्य के आधार पर कोई भी कथा संगठन पर जो है अपने विचार को प्रकट करना है। कभी कभी पूछता है किस सर्ग का जो है अपने आप विचार प्रकट करिए, तृतीय सर्ग का या द्वितीय सर्ग का या प्रथम सर्ग का, तो ये भी पूछ लेता है। लेकिन कथा संगठन में भी पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर लेखकों में से लेखक आएगा और कवि भी आएगा। लेखक कर दीजिए या कवि कर दीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना होगा, ठीक है। यहाँ पर तो एक को करना है, लेखक का एक ही करना है। ये सारे लेखक हैं, भगवत शरण उपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल और शंकर प्रसाद द्विवेदी। जो ये सारे के सारे जो क्या हैं, ये लेखक हैं, कवि नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है, तो कवि नहीं है, ये लेखक हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे कवि आएगा, तो आपको इस कवि में से ही करना होगा, किसी एक का ही करना होगा। तो ध्यान रखना, आपको लेखक भी पढ़ना पड़ेगा और कवि भी पढ़ना पड़ेगा, कवि को भी पढ़ना पड़ेगा। उसका भी जीवन परिचय देते हुए, जिसमें मैथिली शरण गुप्त मैंने बताया था आपको, ये कवि होते हैं। महादेवी वर्मा जो हैं ये भी कवि हैं। सूरदास जो है ये भी कवि हैं। और तुलसीदास जो हैं वो भी कवि हैं, तो उनका भी पूछा जा सकता है। इन सभी के ऑप्शंस जो है आंसर्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो प्रीवियस जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हुए हैं अभी, मतलब लास्ट टाइम में, कुछ ही दिनों पहले और कुछ समय पहले भी, तो उनको ज़रूर देखिएगा। जैसा मैंने बता दिया है कि आपको 21, 22 और 23 मत छोड़ना, नहीं छोड़ोगे तो 70% यहाँ से मिल जाएगा आपको।
और थोड़ा-सा वीडियो अगर हमारी देखना चाहते हो तो वहाँ पे देखने के बाद में 30% यहाँ से जुड़ जाएगा। कुल मिला के आप निकाल सकते हैं 100% का रिज़ल्ट। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जितना समय है उतना उपयोग कीजिए। यहाँ पे देखिए कंठस्थ आपका कोई भी एक श्लोक लिखना है। हर बार वीडियो में बताता हूँ, केवल आपको मात्र 4 श्लोक, कोई भी आपकी मर्ज़ी से 4 श्लोक याद कीजिएगा। 4 श्लोक आपकी मर्ज़ी से कोई भी उठा लीजिए, जो आपको ईज़ी से ईज़ी लगता है। उसमें से 4 ही श्लोक पढ़िए, 4 में से आपको 1 यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्ज़ाम पेपर में, चाहे आपके पास कोई भी सेट आए। तो 4 श्लोक आपके पास में कंठस्थ याद होने चाहिए, ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। निर्देश ज़रूर पढ़ें कि इसमें कितने प्रश्नों के उत्तर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो भी उत्तर देना आपको संस्कृत में, ठीक है। दुर्मुख कह आसीत और ग्रामीणान कह उपहासत। किसके उपहास करा उन्होंने? ग्रामीणन ने, ठीक है। और गीता है कह संदेश है, गीता में क्या संदेश है वो आपको बताना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना, हमेशा अनुवाद के क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे चैनल पे जो लिखित अनुवाद आपको मिलेंगे कि इसका अनुवाद क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाओं में जितना हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये स्कूल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यू उनको बता देते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में से, ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप ये मत भूलना कि अब एमसीक्यू यहाँ के पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि अर्धवार्षिक परीक्षा पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ला बल्ला हो जाएगा। आपका बोर्ड में भी आने वाला है यहाँ से प्रश्न एमसीक्यू का, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बोर्ड आपकी तैयारी के लिए हमने ये दिया हुआ है, सब कुछ दे रहे हैं आपको। इसके बाद में यहाँ पर एक विषय पे निबंध, बहुत ही सरल से निबंध आते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में, किसी ऑप्शन में एक को आपको जो है निबंध के रूप में लिख देना है। 9 नंबर यहाँ से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात कर लेते हैं। ओ सॉरी, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो इस तरह से ये अर्धवार्षिक पेपर आपने जो देखा, तो यहाँ पर जितने भी आपको प्रश्न बताए गए इनको अच्छे से तैयार करिए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। समय आपके पास अभी बहुत है। आपके पास 4 महीने का समय है। आज की डेट से अगर मान के चले तो 4 महीना आप निकाल सकते हैं। टोटल मिला के आपको 120 दिन आपको मिल रहे हैं। 120 दिन के बाद में 121वां दिन आया, जिस दिन आप समझिए कि आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो ऐसा ना करें कि आप ये 120 दिन जो है 121वें दिन के चक्कर में निकाल दें। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत आसान से पेपर बनेंगे, बहुत ही बेहतरीन पेपर बनेंगे और बहुत ही सटीक क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट ईयर से जो है आपके एग्ज़ाम 2 बार होंगे, यानी कि परीक्षाएं आपको बोर्ड की 2 बार देनी होंगी। 2 बोर्ड परीक्षाएं होंगी, आपको ध्यान दिला दूँ, 2 बोर्ड परीक्षाएं। और 2 बोर्ड परीक्षाओं में से जिसमें आपके अच्छे अंक होंगे, वहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जो है काउंट किया जाएगा, उसकी परसेंटेज काउंट की जाएगी। यानी कि आपने 2 एग्ज़ाम दिए, पहला एग्ज़ाम दिया उसमें आपके आए मान लो 90%, और दूसरा एग्ज़ाम दिया आपने बोर्ड का ही, एक ही साल में ही होंगे ये दोनों के दोनों। इस बार पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कि आपके 92% आए, तो आपका जो है ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाएगा, 92 वाले को काउंट कर दिया जाएगा, यानी कि परसेंटेज बनेगी आपकी 92। अच्छा वाला परसेंटेज जो है काउंट किया जाएगा। 2 बार आपको एग्ज़ाम देने होंगे, ये ध्यान रखना है। तो जो बच्चे अभी 9th में हैं उनके लिए नया अपॉर्चुनिटी आने वाला है। जो 10th में हैं उनको एक बार एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन वो 12th में जाने वाले हैं। जो अभी 10th देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो 12th में जाएंगे और 12th में उनको 2 बार एग्ज़ाम देना होगा। और 2 में से जो भी बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको, वहाँ पर आपका वो रिजल्ट काउंट होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि 2 बोर्ड परीक्षाएं आपको देनी होगी। तो संभावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी आपके पास, रिजल्ट बनाने का मौका है, अव्वल आने का आपके पास मौका है। एक बार प्रश्न पत्र अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर कम परसेंटेज आती है, तो दूसरे प्रश्न पत्र को आप इतना बेहतरीन करिए कि आपका रिजल्ट जो है बेहतर से बेहतर हो सके। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा और आने वाले समय में आपके हमेशा क्वेश्चंस आते रहेंगे। इनको बड़े ढंग से तैयार करिएगा, क्योंकि समय से पहले मैं क्वेश्चंस आपको दे दूंगा और हमारे पास ज़्यादा वीडियोज़ नहीं देते हैं हम। किसी बच्चे को मिसगाइड करने का हमारे पास मतलब इतना ऑप्शन नहीं है। तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उतने ही वीडियो देते हैं जिनसे आप कल्याण कर सके, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 100% रिजल्ट आप प्राप्त कर सके। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और शब्बा खैर।